अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तला स्पेस अकेडमी। तो ये जो आज की वीडियो है ये फर्स्ट ईयर से रिलेटेड है। फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 7 वर्क पावर एनर्जी कंटिन्यू है। और आज भी बड़ा ही एक सिंपल सा टॉपिक है जो कि बेसिक टॉपिक्स में शुमार होता है एनर्जी के। उनको डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है एनर्जी का। और उसके अंदर हमने दो टाइप की एनर्जी का इंट्रोडक्शन और फॉर्मूले वगैरह स्टडी करने हैं, और वो है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। स्टार्ट करते हैं पहले एनर्जी की डेफिनेशन से। देखो एनर्जी क्या है? एनर्जी है काम करने की सलाहियत। ठीक है, अगर मैं किसी भी तरह का मतलब काम करना चाह रहा हूँ, फिजिकल वर्क, ठीक है, ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। मैं वर्क की बात कर रहा हूँ। तो अगर हम वर्क करना चाहते हैं तो वर्क करने के लिए हमारे पास पहले से एक एनर्जी होनी चाहिए। अगर वो चीज हमारे पास होगी, वो सलाहियत हमारे पास होगी, तो ही हम वर्क कर सकते हैं। और उसी सलाहियत को, उसी कैपेबिलिटी को कहा जाता है एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ फैन, फैन को काम करने के लिए एक खास चीज की जरूरत है। क्या चीज है वो? इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। फैन को काम करने के लिए वो फॉर्म ऑफ एनर्जी चाहिए, तो वो उसके लिए एनर्जी हो गई। सिमिलरली एक बैटरी है, बैटरी काम करती है विद द हेल्प ऑफ केमिकल एनर्जी, तो उसको भी एक खास टाइप ऑफ एनर्जी की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, इंजन को काम करने के लिए जरूरत है हीट की, तो हीट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जितनी भी बॉडीज हैं जो कि वर्क डन करती हैं, हत्ता कि हमें भी अगर वर्क करना है तो हमें भी पहले से एक चीज की रिक्वायरमेंट है, और वो क्या है? एनर्जी, जो कि आमतौर पे हमें खाने से मिलती है। तो हमारे लिहाज से वो जो खाना है, जो फूड है, वो एनर्जी की तरह से काम करता है। एनर्जी के कुछ यूनिट्स भी हैं, और एनर्जी को मेजर किया जाता है, जो ऐसा यूनिट है एनर्जी को मेजर करने का, क्योंकि मैंने बताया एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। तो जाहिर सी बात है, कोई बॉडी अगर काम करती है तो वर्क के मतलब कोई भी एनर्जी अगर काम करेगी तो वो अपनी एनर्जी के बराबर ही करेगी। यानी कि एनर्जी और वर्क का यूनिट, डायमेंशंस वगैरह सेम है। यूनिट क्या होगा? यूनिट होगा जूल। लेकिन इसके अलावा भी कुछ यूनिट्स हैं। कैलोरी है, जो कि 4.2 जूल्स के बराबर होता है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल्स। फिर एनर्जी का एक और भी यूनिट है जो कि हीट एनर्जी का है, BTU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, जिसमें 1055 जूल्स होते हैं। ठीक है, तो देर आर मैनी यूनिट्स एनर्जी के जो हम इस्तेमाल करते हैं, बट याद रखना जो SI यूनिट है वो होता है जूल। उसके बाद फर्स्ट टाइप ऑफ एनर्जी जो हम लोगों ने स्टडी करनी है वो है काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो वर्ड आ रहा है ना, काइन, इसका मतलब ही होता है मोशन। तो एक ऐसी एनर्जी जो किसी बॉडी के अंदर पाई जाती है विद रिस्पेक्ट टू इट्स मोशन, जो उसके मोशन के वजह से है, किसी बॉडी के मूव होने की वजह से यकीनन उसमें एक एनर्जी पाई जाती है, और वो एनर्जी कहलाती है काइनेटिक एनर्जी। दूसरे लफ्जों में ऐसा समझ लो कि कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो मूविंग बॉडी के पास जो एनर्जी पाई जाती है उसके मोशन की वजह से, वो काइनेटिक एनर्जी है। जिसकी एक बहुत ही कॉमन सी एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी है, हमने स्विच को ऑन किया हुआ है, फैन चल रहा है, लेकिन क्या हम स्विच को ऑफ करेंगे तो फौरन से फैन रुक जाएगा? ऑफ कोर्स नॉट, फैन नहीं रुकेगा। लेकिन जब मैंने इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी तो अब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से तो नहीं चल रहा। तो वो किस एनर्जी से चल रहा है? वो चल रहा है अपनी काइनेटिक एनर्जी से। इसी तरीके से आपने देखा होगा, बाइक में या कार के अंदर आपने स्विच ऑफ कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया यानी कि अब इंजन वर्क नहीं कर रहा, हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही। फिर भी ऐसा नहीं कि वो फौरन रुक जाती है, कुछ टाइम तक चलती है, और वो डिपेंड करता है उसकी काइनेटिक एनर्जी पर। तो जाहिर सी बात है, किसी बॉडी के अंदर जितनी एनर्जी पाई जाती है ड्यू टू इट्स मोशन, उसको हम क्या नाम देंगे? काइनेटिक एनर्जी। जिसका फॉर्मूला होता है K.E, यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv², जिसमें आता है मास और आता है स्पीड का स्क्वायर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी को। तो कंसिडर कर लेते हैं एक बॉडी है जिसका मास m है, और वो स्टार्ट हो रही है फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है और फिर कुछ टाइम गुजरता है, t टाइम, और उसकी स्पीड बढ़ के हो जाती है v के बराबर, यानी कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन उसमें पाया जा रहा था। तो कंसिडरेशन में ये है कि जो vi है उसको हमने सपोज किया 0 के बराबर। फाइनल वेलोसिटी जो vf है वो फिलहाल v के बराबर हो गई है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो s के बराबर है। तो सबसे पहले काम करते हैं, एक्सेलरेशन मालूम कर लेते हैं। एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए हम यूज करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि है 2as बराबर होता है vf² माइनस vi²। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। ऊपर जो भी वैल्यूज हमने बताई थी उनको पुट करते हैं। vf की जगह पर आ जाएगा v, सो ये हो जाएगा v का स्क्वायर। vi की जगह पे आ जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर, जो कि 0 के ही बराबर होगा। और बाकी हमने 2as, एक्सेलरेशन a ही है, डिस्प्लेसमेंट s ही है, तो यहाँ से a की वैल्यू को अलग करेंगे तो 2s जाके डिवाइड हो जाएगा v² के साथ। सो हमें मिल जाती है वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन की वैल्यू के बाद
अब हमें पता है कि फोर्स का फॉर्मूला होता है F=ma, मास m के ही बराबर है और एक्सेलरेशन हम लोगों ने अभी मालूम करा है v²/2s के बराबर। तो फोर्स की वैल्यू बन जाएगी m v² डिवाइड बाय 2s, ठीक है ना। a की वैल्यू पुट करी F=ma के फॉर्मूले में, तो ये a की वैल्यू थी, हमारे पास ये आंसर आ गया f का, फोर्स का आंसर है। फोर्स के आंसर आने के बाद अब वर्क डन फाइंड कर लेते हैं। तो हमें पता है वर्क डन बराबर होता है, वैसे तो F.S के बराबर होता है, लेकिन मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर हो, तो फिर हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं Fs, फोर्स की वैल्यू mv²/2s, और डिस्प्लेसमेंट तो s ही है, तो उसकी जगह पे हमने s ही पुट करना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला जो था ना, f की जगह पे f की वैल्यू आ गई mv²/2s, और यहाँ पर s की जगह पे s रहा। सो s से s हुआ कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा v²/2, जिसको रीअरेंज करके हम लिख सकते हैं वर्क डन बराबर आ जाएगा 1/2 mv²। अच्छा, ये तो वर्क डन आया है ना, हमें वैल्यू चाहिए काइनेटिक एनर्जी की। सो हमें पता है एनर्जी क्या है, एनर्जी है एबिलिटी टू डू वर्क, और एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय अ मूविंग बॉडी, जो मूविंग बॉडी के पास एबिलिटी पाई जाती है, काम करने की सलाहियत पाई जाती है, वो मैं समझा चुका हूँ, वो किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी के। तो हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के बराबर है, और फिर वर्क डन की अपनी वैल्यू 1/2 mv²। तो इस तरीके से हम हासिल कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, जो कि होता है 1/2 mv² के बराबर। सो दूसरे टाइप की एनर्जी कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को आप ऐसा समझ लो कि ये एक स्टोर्ड एनर्जी है, मतलब आप समझो क्या, मतलब वो है ही स्टोर्ड एनर्जी। किसी भी बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है ड्यू टू इट्स पोजीशन और ड्यू टू इट्स हाइट, उसे कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि अगर कोई बॉडी फॉर एग्जांपल एक हाइट पर है, तो यकीनन जब आप उसे ड्रॉप करोगे तो वो वर्क करेगी। तो अगर वो वर्क कर रही है तो इसका मतलब पहले से उसके पास कोई एनर्जी होनी चाहिए थी ना, और वो एनर्जी कौन सी है, वो है पोटेंशियल एनर्जी। और अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो वो कहलाती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। लेकिन याद रखना है पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ ग्रेविटी की वजह से नहीं होती, वो होती है स्प्रिंग की वजह से, वो होती है इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से। तो पोटेंशियल एनर्जी कई वजूहात से हो सकती है, लेकिन क्योंकि ये जो चैप्टर नंबर 7 है, इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करेंगे उस पोटेंशियल एनर्जी को जो कि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर पाई जाती है, जो कि होती है ऑब्वियसली किसी बॉडी के हाइट की वजह से। यानी कोई बॉडी अगर किसी हाइट पर है तो उसकी पोजीशन के लिहाज से, उसकी अरेंजमेंट के लिहाज से उसमें एक एनर्जी स्टोर होती है, जो कि बाद में हमें नजर आएगी जब हम उसको ड्रॉप करेंगे, तो वो एनर्जी कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी। और अगर स्पेसिफिकली बात करें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, तो उसका फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, यानी कि बॉडी का मास, वैल्यू ऑफ g, और जिस हाइट पर वो बॉडी मौजूद है। तो पोटेंशियल एनर्जी को ड्राइव करने के लिए कंसिडर कर लेते हैं कि एक मास m है जो कि एक हाइट पर मौजूद है, और वो हाइट है h के बराबर, ठीक है ना। सरफेस जो अर्थ की सरफेस है उससे h हाइट पर मौजूद है। मतलब इस तरीके से कुछ होगा कि अगर ये सरफेस ऑफ अर्थ है तो उससे कुछ हाइट है h, वहाँ पर जो है ना वो एक बॉडी मौजूद है, ये बॉडी मौजूद है जिसका मास हमने कितना बताया, इसका मास हमने कंसिडर करा कि बराबर है m के, और बाकी जो हाइट है वो तो h ही है। तो हमें फॉर्मूला चाहिए पोटेंशियल एनर्जी का। तो फोर्स हमें पता है वेट के बराबर होगी, जो कि हम W से शो कर सकते हैं, बट जो डिस्प्लेसमेंट बॉडी गिरते हुए कवर करेगी, जो कि S होती है, वो फिलहाल बराबर होगी H के। फोर्स वेट के बराबर है, और जो डिस्प्लेसमेंट बॉडी कवर कर सकती है ऊपर से नीचे गिरने में, वो हाइट के बराबर है। तो वर्क की डेफिनेशन के मुताबिक Fs के बराबर होता है, फोर्स की जगह पे W और डिस्प्लेसमेंट की जगह पे H आ सकता है, तो हो जाएगा WH। और क्योंकि हमें पता है वेट बराबर होता है mg के, तो जहाँ पे W की वैल्यू है वहाँ पे हम पुट कर देंगे वैल्यू ऑफ mg, तो वर्क डन का फॉर्मूला आ जाएगा mgh, ठीक है भाई। ये फॉर्मूला तो वर्क डन का है, लेकिन हमें पता है एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। सो द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी व्हेन वर्क इज डन ऑन इट अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड, जो एनर्जी स्टोर होती है अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड वर्क डन करने की वजह से, हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। तो याद रखो जो वर्क डन है वही पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, और वो बराबर आ जाएगा हमारे पास mgh के। सो पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो हम फॉर्मूला ड्राइव करते हैं वो बराबर आता है mgh। सो आई होप ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा। इस लेक्चर के लिए इतना ही है, अगले लेक्चर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।